11वीं क्लास यानी 11th क्लास के वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने आज झारखंड जैक बोर्ड परीक्षा 2022 दिया है और इसमें इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र के लिए 40-40-40 प्रश्नों का 40-40-40 अंकों के लिए, मतलब कुल 120 प्रश्न और 120 अंकों के लिए एग्ज़ाम दिया है। तो उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें कितना सही किया है इसका मिलान करना आवश्यक है, ताकि अपनी स्थिति का पता लगा सकें कि वे किस स्थिति में है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं भूगोल विषय के लिए कि भूगोल विषय का जो 40 प्रश्न आया था उसका क्या सही उत्तर होगा, और तब आप अपना उत्तर मिला लेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या था हमारा। पहला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया? देखिए, रिटर, हम्बोल्ट, रेडजेल और बारेनियस। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लेकिन याद रहने पर निर्भर करता है कि हम कितना सही मारेंगे। आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है, हम्बोल्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 का 2। दूसरा है आपका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। कोलंबस पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस, जो अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में की थी। तो 2 का 1 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कोलंबस स्पेन का यात्री माना जाता है, हालांकि इस पर विवाद है, लेकिन स्पेन का ही यह यात्री नाविक माना जाता है। तो 2 का 1। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा है आपका, किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था। किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले विश्व का मानचित्रण किया था? तो ये इसमें टॉलमी होना चाहिए। देखिए, ऐसे तो विश्व का सबसे पहले जो मानचित्र बनाया था वो था एनेक्सिमेंडर, लेकिन उसका दुर्भाग्यवश जो मानचित्र बनाया था उसने वह खो गया, और दूसरी बार जो बनाया टॉलमी ने बनाया। और यह टॉलमी जो है वो पहला ऐसा मानचित्र बनाया जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया था, और ये अभी है मौजूद। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें तो इसमें विश्व का मानचित्र एनेक्सिमेंडर ऑप्शन में नहीं है, तो टॉलमी है ऑप्शन में है, तो टॉलमी मारेंगे इसमें। तो किस भूगोलवेत्ता ने सबसे पहले विश्व मानचित्र किया? तो इसमें हो जाएगा टॉलमी। 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ब्रिटेन का निवासी था। तो देखिए यहाँ पर कोलंबस को मैंने बताया अभी स्पेन का निवासी, मैगलन भी दूसरी जगह का था, हम्बोल्ट जर्मनी का निवासी था, चार्ल्स डार्विन जो है वो आपको इंग्लैंड का या ब्रिटेन का निवासी था। तो 4 का हो जाएगा 3। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा गया है। 5 का 3 हो जाएगा। जिस विद्यार्थी ने मारा है शुक्र वो सही है। 5 का 3। छठा नंबर है, रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी। रसेल ने, देखिए रसेल ने कौन सी परिकल्पना दी थी। तो रसेल ने द्वैतारक परिकल्पना दी थी। द्वैतारक परिकल्पना देखिए, नवतारा परिकल्पना होयल और लिटिलडन का दिया हुआ है। नवतारा परिकल्पना होयल लिटिलडन का, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन जेफरे का दिया हुआ है, निहारिका परिकल्पना लाप्लास का दिया हुआ है, और द्वैतारक परिकल्पना जो है वो रसेल का दिया हुआ है। तो 6 का 1 हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां इसमें है, निम्न में से किसे बाहरी ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। देखिए मैंने पहले भी बतलाया था, बहुत सारा जो क्वेश्चन है आपका, मैंने जो अभी मॉडल सेट का भी हल प्रस्तुत किया था उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है। तो ये सब क्वेश्चन था इसमें जो आपको लड़ गया अभी। देखिए बाहरी ग्रह के अंतर्गत किसे रखता है, हमने पढ़ा था कि भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह 2 तरह का ग्रह होता है, जिसमें भीतरी ग्रह के अंदर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को रखा गया है, और बाहरी ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी, मंगल और शुक्र ये जो है आपको बाहरी ग्रह नहीं है, भीतरी ग्रह है। पृथ्वी, मंगल और शुक्र, और शनि जो है वो बाहरी ग्रह के अंतर्गत आता है, तो शनि हो जाएगा। 7 का 2 हो जाएगा। 8वां खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रकाश वर्ष, मैंने पढ़ा था कि प्रकाश वर्ष, हमने बोला भी था प्रकाश वर्ष वो जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। नॉटिकल मील समुद्री गहराई, रिक्टर स्केल ये रेक्टर स्केल जो है वो आपको भूकंप को मापता है, और रेन गेज जो है वर्षा मापी यंत्र है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। तो इसका हो जाएगा 8 का 1। 9वां हो जाएगा आपका। 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। देखिए भूपृष्ठ, भूप्रवाल, भूक्रोड, इनमें से कोई नहीं, तो भूक्रोड, क्रोड को ही भूक्रोड कहते हैं। तो 9 का 3 हो जाएगा। 10वां है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। ये मैंने बहुत बार बतलाया आप लोगों को। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति देखिए काला सागर, लाल सागर, टेथी सागर से हुई। टेथी सागर का ही मलबा ऊपर उठ कर क्या हो गया था, मुड़ गया था, वलित हो गया था, जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो 10 का हो जाएगा 3। 10 का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भूकंप की कौन सी तरंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। देखिए सबसे खतरनाक तरंग इसमें PSL PS है ना, तो इसमें L तरंग जो है वो सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि L तरंग जो है वो भूपृष्ठ से सटे सटे आगे की ओर बढ़ती है, इसी कारण से ये सबसे खतरनाक होती है, सबसे ज़्यादा तबाही लाती है। तो L तरंग 11 का 3। 12 समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो समस्त पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है, न कि 3.5, 7.5, 11.5 नहीं, 5.5 हो जाएगा। तो 12 का 2 हो जाएगा। 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर है,
15 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम क्या था? एकमात्र महाद्वीप जो है उसका नाम बतलाया गया था ये पेंजिया, है ना। समस्त महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ था। आज इतना जो 7 महाद्वीप हम देखते हैं वो सब पहले एक था और उसका एकमात्र नाम था पेंजिया। तो 13 का 4। 14 नंबर, भारत किस प्राचीन भूखंड का एक भाग है? तो देखिए भारत जो है अपना भारत वो गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड उसका भाग है। तो 14 का 3 हो जाएगा। 15 नंबर, वेगनर कहाँ के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थे? वेगनर तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। तो ये जर्मनी के थे। वेगनर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। 15 का 3। 16, निम्न में कौन महाद्वीप लारेशिया का हिस्सा था? कौन महाद्वीप लारेशिया का हिस्सा था? तो ये देखिए लारेशिया, इसमें साफ स्पष्ट लारेशिया में एशिया भी है, एक यूरोप है। तो इसमें देखिए एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें एशिया हो जाएगा। तो ये 16 का 1 हो जाएगा। 16 का 1। 17 नंबर है, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर जो है आपको अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर जो हो जाएगा अवसादी चट्टान का उदाहरण। 2 हो जाएगा। 17 का 2 हो जाएगा। आग्नेय चट्टान और कायंत्री चट्टान नहीं, अवसादी चट्टान का। 18 देखिए, निम्न में से कौन चट्टान में बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं? देखिए आग्नेय, अवसादी, कायंत्री। आग्नेय चट्टान जो है वो प्राथमिक चट्टान कहलाता है और ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए जो पिघले हुए जो मैग्मा पदार्थ होते हैं उसके जमने से और ठोस होने से ही आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और धरातल के अंदर जो भी बहुमूल्य धातुएं हैं वो तरल अवस्था में बाहर आते हैं और फिर जम जाते हैं और आग्नेय चट्टान में वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुमूल्य धातुएं किसमें पाई जाती हैं? आग्नेय चट्टान में पाई जाती हैं। तो 18 का 1 हो जाएगा। 19 नंबर है आपका। 19 नंबर है, कोयला किस सेल में पाया जाता है? देखिए कोयला जो है वो अवसादी सेल में पाया जाता है ना, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। और कोयला ही जो है वो रूपांतरित जब हो जाता है, देखिए कायांतरित रूपांतरित देखिए प्रकार चट्टान है। तो कायांतरित रूपांतरित जब कोयला हो जाता है तो ग्रेफाइट और हीरा बनता है। और यहाँ पूछ रहा है कोयला, तो कोयला हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान। तो 19 का 2 हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर देखिए क्वेश्चन, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? स्लेट, देखिए स्लेट जो है वो सेल का रूपांतरित रूप है ना, सेल का। इसमें देखिए ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट किसका ग्रेनाइट जो है किसका? ग्रेनाइट से नीस बनता है। कैल्साइट जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये दूसरा तरह का चीज़ है। बालू पत्थर जो है उससे रूपांतरित होकर के क्वार्टजाइट बनता है। लेकिन स्लेट जो है वो सेल से रूपांतरित होकर के बनता है। इसीलिए 20 का हो जाएगा 3। 20 का 3 हो जाएगा। 21 नंबर है आपका, चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑफकोर्स जलीकरण हो जाएगा इसका, मैंने हाइड्रेशन बोलते हैं इसको। चट्टानों के विभिन्न खनिजों का जल में घुलने की प्रक्रिया जलीकरण कहलाती है। 21 का 4 और 22, निम्न में से कौन अपक्षयण है? अपक्षयण मतलब वेदरिंग जिसको कहते हैं। देखिए वर्षा, पाला, सूर्यतप, इनमें सभी। तो देखिए वर्षा, पाला, सूर्यतप इन सभी कारण से जो है सो अपक्षयण की क्रिया होती है। तो 22 का हो जाएगा 4। 23 नंबर है, 23 है, अब भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है तापमान है। तापमान के घटने पड़ने से ही चट्टान फैलता है, सिकुड़ता है और इस कारण से क्या होता है कि वो टूटने लगता है और टूटने की क्रिया ही क्या है? अपक्षय है। तो इस तरह से सबसे भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान। तो 23 का हो जाएगा 1। 24 है आपका कि मानव किस प्रकार के अपक्षय के उत्तरदायी है? तो मानव जो है वो देखिए भौतिक, रासायनिक, जैविक, इनमें से कोई नहीं। ये जैविक अपक्षय के लिए है ना, चूंकि मानव एक जीव है और वो जैविक अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो 3 हो जाएगा 24 का। 25, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जानते हैं ना कितना परसेंट? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 25 का 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन जबकि 20% है लगभग। तो 25 का हो जाएगा 1। 26 है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? अवशोषित मतलब सोख लेती है। नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो इसका हो जाएगा ओजोन। बहुत सारे बच्चे सही किए होंगे इसको। 26 का 2 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। 27 नंबर है आपका कि वायुमंडल किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है? वायुमंडल किस परत में वायु अत्यंत विरल मिलती है? देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। तो बहिर्मंडल में जो है वायु जो है बहुत विरल हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है। और 27 का 3 हो जाएगा। 28, वायुमंडल की कौन सी गैस ऊष्मा को शोषित कर हवा का तापमान बढ़ा देती है? तो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है? ऊष्मा को शोषित करती है और तापमान को बढ़ाती है। इसी कारण से कहा है वायुमंडल तापमान वृद्धि में, यानी भूमंडलीय तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो 28 का हो जाएगा 2। 28 का 2। 29 देखिए, 29 है आपका कि हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? हिमपात, तो हिमपात जो है वो देखिए मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, पठारी, पर्वतीय क्षेत्र। तो ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में हिमपात
प्रायः होता रहता है। क्यों? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ऊंचा हो जाता है और वहाँ पर जो है तापमान घट जाता है, और तापमान घटने के कारण से ओशांक जो है वो हिमांक पर होता है। मतलब तापमान इतना कम हो जाता है कि जो संघनन है वो वाष्प जो है वो जल में न बदल करके ठोस रूप में बदल जाता है, माने बर्फ के रूप में, हिम के रूप में बदल जाता है, और हिमपात होता है। तो हिमपात कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्र में होता है। तो 29 का 2। 30 नंबर, निम्न में से कौन सी वर्षा चक्रवात के कारण से होती है? देखिए चक्रवातीय वर्षा के कारण से होगी, और तापमान के घटने बढ़ने से सामान्य वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा पर्वतीय क्षेत्र में होती है, चक्रवातीय वर्षा हो जाएगी, है ना। चक्रवात के कारण से कौन सी वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा। 30 का 2, एकदम आसान क्वेश्चन था। 31 नंबर, ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु में। तो 31 का हो जाएगा 3 नंबर, शीत ऋतु में होती है। ओस का निर्माण मुख्यतः शीत ऋतु में होती है। 31 का 3। 32 नंबर देखिए, वर्षा का मापक क्या है? तो वर्षा का मापक जो है मापक इकाई पूछ रहा है। यंत्र तो रेन गेज हमने अभी देखा था क्वेश्चन में, और अब ये वर्षा का मापक क्या है? तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मील। तो सेंटीमीटर, वर्षा हमेशा सेंटीमीटर में देखते हैं ना, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर वर्षा, 150 सेंटीमीटर वर्षा, 50 सेंटीमीटर वर्षा। इस तरह से वर्षा का मापक जो है मुख्यतः सेंटीमीटर है। तो 32 का 3 हो जाएगा। 33 नंबर है, अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है? तो फैक्ट्रियों से जो धुएं निकलते हैं और उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, वही सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो जो वायुमंडल में जो वर्षा होती है, उस वर्षा में जो जल होता है, उस जल से रिएक्शन करके H2O से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो H2SO4 बनाती है, और H2SO4 ही अम्लीय वर्षा है। तो फैक्ट्रियों से निकले धुएं के कारण से। तो 33 का हो जाएगा 1। 33 का 1। 34 नंबर आ जाइए, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये थोड़ा सा विवादास्पद जैसा लगता है, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, लेकिन सब मोबाइल गूगल में आप देख लेंगे इसको। अगर आपको जो सही आंसर मिलेगा तो बताने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपको अच्छा लगा बुरा लगा मेरा वीडियो, उससे प्रोत्साहन मिलता है और आप लोगों के लिए काम करने के लिए हिम्मत बढ़ता है। तो कमेंट अवश्य किया कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है आपका लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मज़ा आएगा काम करने में। आप लोगों के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा ये बनता है आप लोगों का दायित्व भी। मैं आपसे मांग क्या रहा हूँ, बस यही चीज़ तो है कि आप थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए हमें, आपके ही लिए। चलिए 34 नंबर जो है आपका, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली मानते हैं, है ना, दिल्ली। आप इसको मिला करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसे दिल्ली हम मानते हैं। तो 34 का हो जाएगा 2। 35 नंबर देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सिंपल सवाल है, 5 जून को मनाया जाता है ना। 35 का 2 हो जाएगा, 35 का 2। 36 नंबर देखा जाए, 36 नंबर है आपका, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ये भी आसान क्वेश्चन है, ये इरेटोस्थनीज। तो 36 का 3 हो जाएगा। 37 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर देखिए, विसुवियस कैसा ज्वालामुखी है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बैरन आइलैंड भी प्रसुप्त है। पोपा ये मृत ज्वालामुखी है, और स्ट्रम्बोली जो है यह जो है आपको अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, आपने पढ़ा है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, और ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 37 का 4 हो जाएगा, 37 का 4। 38 नंबर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल, समता मंडल, आयन मंडल, ये सब ऊपर का परत है, क्षोभ मंडल हो जाएगा। तो 38 का 2 हो जाएगा। आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए गोवा, सिक्किम, केरल, त्रिपुरा, सब छोटा छोटा राज्य को ही दे दिया है, इसीलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आज आपका। तो क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे छोटा राज्य गोवा होता है, 3700 कुछ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, उसको आप देख लेंगे। इसके बाद तो फिर सिक्किम ही है इसे थोड़ा सा बड़ा, और तब फिर उसका त्रिपुरा, तब फिर केरल। तो सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा जो गोवा। 39 का 1 हो जाएगा। उसके बाद 40वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका जो ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? देखिए चकरा देने वाला सवाल पूछा है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब। आप लोगों को क्लास में भी मैंने कई बार बतलाया है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और इसी कारण से सूर्योदय जो है वो पूरब की ओर होता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। 40 का हो जाएगा आंसर 4। तो इस प्रकार से आपने भूगोल विषय का देखा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिस्ट्री का भी और पॉलिटिकल साइंस का भी जितना जल्दी हो सके आपको मैं उत्तर दे दूँ, ताकि आप मिला करके अपने आकलन, अपना स्थिति का आकलन कर लें। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।